तो एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो आज सॉलिड स्टेट मॉड्यूल 6 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। द सॉलिड्स हैव ए ब्रॉड रेंज ऑफ कंडक्टिविटी फ्रॉम 10⁻20 to 10⁷ ohm inverse meter inverse. On the basis of conductivity, they can be classified into three types: conductors, semiconductors, and insulators. Conductors are the solid which have 10⁴ to 10⁷ ohm inverse meter inverse value of conductivity. Semiconductors have the value of conductivity between 10⁻⁶ to 10⁴ ohm inverse meter inverse, and insulators which have the minimum conductivity, that is from 10⁻20 to 10⁻10 ohm inverse. On the basis of particle which is responsible for conductivity, conductors also can be divided into two types: electronic conductors and electrolytic conductors. Some solids which show the conductivity due to electrons are known as electronic conductors, and the others which show the conductivity due to presence of ions are known as electrolytic conductors. The example of electronic conductors is all metals, and they are also known as metallic conductors. Electrolytic conductors का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो all ionic compounds are electrolytic conductors. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, केवल मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में ही कंडक्टिविटी शो। तो वाई आयनिक सॉलिड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स डज नॉट शो कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड स्टेट में हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, वो पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेशन मूवमेंट नहीं शो कर पाते हैं, और इसलिए आयंस मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होते हैं, और इसलिए चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं और कंडक्टिविटी शो नहीं करते। बैंड थ्योरी फॉर कंडक्टिविटी। तो जैसे कि दोस्तों हमने 11th क्लास में पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT थ्योरी पढ़ा है। हमने देखा है कि जब दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग एंड लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो दो एटम यदि कंबाइन होंगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यदि कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक होगा एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, दूसरा बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम होती है। यदि हमारे पास में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 4 एटम यदि कंबाइन हो रहे हैं तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी 4 बनेंगे, और जो हाई एनर्जी वाले जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो होंगे 2, और लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी। तो हमारे पास में जब सॉलिड्स जो हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो कि कंडक्टर्स हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसलिए n नंबर ऑफ यदि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं तो n/2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड n/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो n नंबर ऑफ जब होंगे तो इस तरह से हमारे पास में n/2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और इसी तरह से n/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, और इसलिए इस तरह के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका जो सीरीज है उसको हम बोलते हैं बैंड। तो ये 2 तरह के यहाँ पर हमको बैंड मिलते हैं। यहाँ पर यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, और यदि दोनों के अंदर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों यदि हाफ फील्ड हैं, दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में किस तरह से फिलअप किए जाएंगे? तो वो कहाँ पर फिलअप होंगे? लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं,
वो लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिस बैंड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, लोएस्ट एनर्जी वाला वो बैंड जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के ऊपर जो नेक्स्ट हायर एनर्जी वाला जो बैंड है, उस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जनरली नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइटेड होकर वहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ से जो एक्साइटेड होकर ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उनकी वजह से वो कंपाउंड या वो सॉलिड जो है वो कंडक्टिविटी शो करता है, और इस तरह से इस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी बैंड। तो हमारे पास में दो टाइप के बैंड होते हैं सॉलिड्स में, वो है वैलेंस बैंड एंड कंडक्टिविटी बैंड। वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी वाला बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कंडक्टिविटी बैंड वैलेंस बैंड से हायर एनर्जी वाला वैकेंट बैंड जो है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी बैंड। और वैलेंस बैंड और कंडक्टिविटी बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन जोन बोलते हैं। तो इस तरह से अब यदि हम देखें कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स में बैंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कंडक्टर्स में देखिए, कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्टिविटी बैंड एंड वैलेंस बैंड जो हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप्ड हो जाते हैं, और जब ओवरलैप्ड हो जाते हैं तो इजीली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी बैंड में जा सकते हैं, और इसलिए इनकी कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ही बहुत हाई होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होगा, वैलेंस बैंड से जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी बैंड में चले जाएंगे तो अब कंडक्टिविटी बैंड फुलफिल्ड हो जाएगा, और इसलिए वो बैंड जो है वो वैलेंस बैंड की तरह बिहेव करने लगेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट बैंड होगा, इसके ऊपर का जो नेक्स्ट बैंड होगा वो अब कंडक्टिविटी बैंड की तरह बिहेव करेगा। और इस तरह से हम कहते हैं कि हायर टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज होती है, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है। तो ऐसा होता है किस लिए, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्टिविटी बैंड यहाँ पर ओवरलैप्ड होते हैं। रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी बैंड में सफिशिएंट होते हैं। हाई टेम्परेचर पर जब हम देखते हैं तो वैलेंस बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी बैंड में पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से कंडक्टिविटी बैंड फुलफिल्ड होने की वजह से वो वैलेंस बैंड की तरह बिहेव करता है, और नेक्स्ट बैंड जो है वो कंडक्टिविटी बैंड हो जाता है। और उनके बीच में गैप हाई होने की वजह से ये कंपाउंड्स और कंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट जो है वो है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स में क्या होता है, कंडक्टिविटी बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो फॉरबिडन गैप होता है, कंडक्टिविटी बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप होता है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, और इसलिए वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी बैंड में नहीं पहुंच पाता है, और इसलिए ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, या हम कहें कि बहुत ही लो कंडक्टिविटी शो करते हैं और इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। Last one but most important is semiconductors. सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत कम होता है। कंडक्टिविटी बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप जो है, फॉरबिडन जोन की वैल्यू जो है वो वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। और इसलिए हम कहें कि रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, जब कंडक्टिविटी बैंड और वैलेंस बैंड में जब गैप बहुत कम है तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से
कंडक्टिविटी बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से ये बहुत कम कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके इजीली कंडक्टिविटी बैंड में पहुंच जाते हैं और इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो कंडक्टिविटी और टेम्परेचर में जो रिलेशन है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स में, उसको हम बैंड थ्योरी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इंसुलेटर में बैंड गैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, फॉरबिडन गैप की वैल्यू और बैंड गैप या फॉरबिडन जोन की वैल्यू बहुत हाई होती है, और इसकी वैल्यू हम कहें जनरली होती है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। जबकि सेमीकंडक्टर्स में जो फॉरबिडन जोन है या फॉरबिडन गैप है उसकी वैल्यू लेस देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। सेमीकंडक्टर्स आर द सॉलिड्स in which the forbidden gap is less than 1.1 electron volt per electron and which show 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse conductivity। तो सेमीकंडक्टर्स को यदि हम देखें तो सेमीकंडक्टर्स भी दो टाइप में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एंड फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर the solids which show semiconductor behavior in pure form। जो एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर बिहेवियर शो करते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और दूसरे टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में यदि हम कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उनका सेमीकंडक्टर बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव होता है, और इस तरह से जो सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स। और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं डोपिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डोपिंग। द मिक्सिंग ऑफ appropriate amount of suitable impurity। The mixing of appropriate amount of suitable impurity in intrinsic semiconductors is called doping, and the semiconductors formed by doping are known as doped semiconductors। तो डॉप्ड सेमीकंडक्टर जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कुछ अमाउंट में सूटेबल इम्प्योरिटी को ऐड करके बनाए जाते हैं, और इस तरह से डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स हैं उसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जितने भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या हैं, 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं, और इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको यदि स्ट्रक्चर देखें, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यदि हम स्ट्रक्चर देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स इस तरह से पैक्ड होते हैं, ये सिलिकॉन कहें या जर्मेनियम जो भी, और इन सभी के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो हर एक एटम चारों तरफ 4 दूसरे एटम्स से घिरा हुआ होता है, और इस तरह से सभी चारों एटम्स के साथ वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है। और इस तरह से हम देखें
तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को इनके शो करें। सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम जो हैं अपने चारों तरफ घिरे हुए सभी दूसरे 4 सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए कंप्लीट कोवलेंट बॉन्डिंग या बॉन्डिंग शो करते हैं। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। अब यदि इनके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करें यानी कि डोपिंग करें, तो डोपिंग जो है वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग हो। तो यदि हम 15th और 16th और हायर ग्रुप एलिमेंट्स की भी डोपिंग करते हैं, 15, 16 या हायर ग्रुप वाले किसी एलिमेंट की डोपिंग करते हैं, यानी कि क्या होगा, किसी एक एलिमेंट की जगह 15, 16, 17 या कोई दूसरा जो एलिमेंट है वो उसकी पोजीशन लेगा। तो इस तरह से जो ये मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया है, डॉप्ड पार्टिकल है, तो ये सभी के पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन नियर बाई एलिमेंट के साथ में शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट है, मान लीजिए ये क्या है, 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ये क्या है, फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1, 2, 3, 4 इनके साथ में शेयर करते हैं, लेकिन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है जो अप्रोक्सीमेट फ्री होता है मोमेंट के लिए। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की सेमीकंडक्टर बिहेवियर और कंडक्टिविटी जो है वो डोपिंग की वजह से इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस तरह से हमने कहा कि डोपिंग की वजह से जो सेमीकंडक्टर बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है, यानी कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हो रही है कंडक्टिविटी में, जो इंक्रीज हो रहा है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं एन टाइप। एन मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं जो बनते हैं 14th ग्रुप के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनके अंदर 15th, 16th और हायर ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग करने से। और यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए नेगेटिवली चार्ज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और इसलिए इनको एन टाइप बोलते हैं। तो इस तरह से दूसरा टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा वो क्या होगा, पी टाइप। वेरी गुड। तो ये पी टाइप, ये नेगेटिव टाइप है एन टाइप, तो ये पॉजिटिव टाइप होगा पी टाइप। और इसी तरह से इसमें क्या होगा, जैसे यही मान लीजिए क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और इसके अंदर अब हम फिर से डोपिंग कर रहे हैं, और इस बार डोपिंग क्या कर रहे हैं, 14th ग्रुप से पहले वाले ग्रुप यानी कि 13, 12 और लोअर ग्रुप एलिमेंट्स की यदि हम डोपिंग करें इसके अंदर, तो क्या होगा, वही कुछ एलिमेंट्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा डॉप्ड एलिमेंट है, बाकी सभी के पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन सभी के पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये जो है मान लीजिए 13th ग्रुप का है, ये मान लो है 13th ग्रुप का एलिमेंट है, या हम इसको कहें कि मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर केवल 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स के साथ तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, लेकिन एक एलिमेंट्स के साथ में ये कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाता है, और यहाँ पर
जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होता है, जो कि क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होता है और इस इलेक्ट्रॉन होल की वजह से कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, यानी कि वही इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन होल की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, यानी कि हम कहें कि चार्ज मूव हो सकता है और इस तरह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि होल की वजह से ऐसा होता है और इसलिए एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको हमने पॉजिटिव कहा, हालांकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ रह गए हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज 13-15 compounds. What are 13-15 compounds? And second, what are 12-16 compounds? तो इससे पहले देखिए एक बार फिर से हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जनरली क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो कि कौन से ग्रुप से हैं, 14th ग्रुप से, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनमें होते हैं। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अब यदि हम 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 15th ग्रुप के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और इन दोनों को यदि हम इक्वली मिक्स कर दें तो 13-15 जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके अंदर एवरेज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरह से 12 और 16 कंपाउंड, यानी कि 12th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, 16th में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और यदि हम इनको इक्वली मिक्स कर दें तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका एवरेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसके अंदर 4 हो जाएंगे। तो एवरेज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसलिए ये जो कंपाउंड्स हैं 13 और 15 ग्रुप के कंपाउंड्स और 12 और 16 ग्रुप के कंपाउंड्स जो हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरह ही सेमीकंडक्टर नेचर शो करते हैं। एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस, गैलियम एंड आर्सेनिक। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम ऑर्सिनाइड, ये हालांकि कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट। 12-16 कंपाउंड्स जो होते हैं वो हैं जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलिनाइड, मर्क्यूरिक टेल्यूराइड। ये भी वही आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये कैटायनिक, एनायनिक, कैटायनिक, एनायनिक स्पीसीज इनमें यूजेज में हम देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके जॉइंट से जो बनते हैं क्या बनते हैं, डायोड्स। और डायोड्स जो हैं वो लाइट इमिटिंग डायोड्स जो हैं जिनको बोलते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडीज। और इसी तरह से डायोड्स जो हैं, सोलर सेल्स जो हैं वो भी एक स्पेशल टाइप के डायोड्स ही होते हैं, तो सोलर सेल्स। इसी तरह से डायोड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं ट्रांजिस्टर्स जो एम्पलीफाई, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होते हैं, और ये भी जैसे ट्रांजिस्टर जो है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो ये ट्रांजिस्टर, तो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ट्रांजिस्टर, इस फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स बहुत ही कॉमनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, each and every substance have some electrons and due to movement of electron all substances have some magnetic property। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो हम देखें 2 टाइप का मूवमेंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो उसकी वजह से स्पिन मूवमेंट और स्पिन मोशन, और दूसरा ऑर्बिटल मूवमेंट और ऑर्बिटल मोशन। तो इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो भी 2 टाइप के होते हैं, स्पिन मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मोमेंटम। 2 टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, 2 टाइप के मैग्नेटिक मोमेंटम ये शो करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लो एंड सो मेजर्ड इन बोर मैग्नेट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत कम होती हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू बहुत कम होती है, और इसलिए बोर मैग्नेट्रॉन में इसको हम मेजर करते हैं। एक बोर मैग्नेट्रॉन जिसका सिंबल म्यू बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9.27 × 10⁻⁻24
एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो बोर मैग्नेट्रॉन में इसको हम मेजर करते हैं। तो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर, मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर जो सॉलिड्स हैं उनको हम 5 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक सॉलिड्स और डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स। तो डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। द कंपाउंड्स विच हैव नो एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपल्स करते हैं, वीक रिपल्सन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और इनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं उनमें हैं H2O वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, ये इसके सब कॉमन एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वन, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं और इसलिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। और इनके एग्जांपल्स यदि देखे जाएं तो ये हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स। और उसके बाद में हम 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स, और वी कैन से डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंड नंबर 5 आर फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड्स, और द प्रॉपर्टी इज नोन एज फेरीमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एक डेफिनेशन, यहाँ पर है डोमेन्स। डोमेन्स क्या है? डोमेन्स आर द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। जैसे बहुत सारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं या जो भी पार्टिकल हैं, उनका यदि मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक मोमेंटम का डायरेक्शन यदि एक ही है, तो ऐसा जो ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं डोमेन। और मान लीजिए ये उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। कोई दूसरा डोमेन इसके पास में हो सकता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, उसके पास में कोई तीसरा हो सकता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इस तरह से। तो डोमेन्स आर द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम डायरेक्शन ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये डोमेन्स हैं। अब डोमेन्स को लेते हुए हम फेरोमैग्नेटिक को हम समझते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैव रैंडम अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स। इनमें डोमेन्स का रैंडम अरेंजमेंट होता है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डोमेन्स का अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल हो जाता है। सभी डोमेन्स पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, और इस तरह से ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हाईली अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म शो करने वाले जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, क्रोमियम ऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये हुआ फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच डोमेन्स ओरिएंटेड
डोमेन्स ओरिएंटेड इन पैरेलल एज वेल एज एंटी पैरेलल इन equal number. The compounds in which domains oriented in parallel and anti-parallel direction equally. और इस तरह से ये सभी एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंटम को कैंसिल आउट कर देते हैं और इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं। द लास्ट इज फेरीमैग्नेटिक कंपाउंड्स। तो फेरीमैग्नेटिक कंपाउंड्स को देखें तो फेरीमैग्नेटिक कंपाउंड्स में भी क्या होता है, डोमेन्स ओरिएंटेड इन पैरेलल एज वेल एज एंटी पैरेलल डायरेक्शन अनइक्वली। पैरेलल एज वेल एज एंटी पैरेलल डायरेक्शन अनइक्वली। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, लेकिन इन दोनों की वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो शो करते हैं और इसलिए ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं मैग्नेटाइट Fe3O4 एंड अदर्स सम फेराइट्स लाइक मैग्नीशियम फेराइट्स Mgf2O4 एंड जिंक फेराइट्स ZnFe2O4. मैग्नेटाइट एंड मैग्नीशियम एंड जिंक फेराइट पॉइंट और क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी पॉइंट और क्यूरी टेम्परेचर। तो देखिए फेरीमैग्नेटिक कंपाउंड्स जो हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं फेरीमैग्नेटिक कंपाउंड्स, इन फेरीमैग्नेटिक कंपाउंड्स को जब हम वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि फेरीमैग्नेटिज्म जो है वो हायर टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेज अंडरगो रैंडमाइजेशन एंड बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में कन्वर्ट क्यों हो जाते हैं, तो इसका रीजन है रैंडमाइजेशन। यहाँ पर जो डोमेन्स का जो पैरेलल एंटी पैरेलल जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो कंप्लीटली रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, जैसा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स में होता है।